A very warm welcome to all of you over a very profound platform that is Law Arts Academy. So, my dear aspirants and students, this is your teacher, Advocate Samuel Ading. So, आज हम काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी दिनों के बाद ये वाली वीडियो आपके लिए लाए हुए हैं। और जो ये हमारी अभी तक सीरीज़ जो अभी ऑनगोइंग हमारी चल रही है, उसी से रिलेटेड हमारी है। इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो जो रिवॉल्ट 57 का इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की हुई, उसमें हमारा अभी रिवॉल्ट 57 ही चल रहा है, तो उसमें इकोनॉमिक कॉज में नेक्स्ट जो है, देखिए मैं पहले ही आप लोगों को ये कह चुका हूँ कि जो भी मेरा कंटेंट रहेगा, इट विल बी अ वेरी comprehensive and very detailed content. So those aspirants who are interested, they can surely subscribe our channel for more reliable and for more authentic content. And this content will surely and surely assist them as far as the UPSC exams are concerned, or we can say as far as KAS of JKPSC जो है concerned है. So मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम वो लड्डू वाला सिस्टम नहीं करेंगे यहाँ पे कि आपको 20 मिनट में इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे या आपको बोर्ड पे लिख देंगे पीछे रिवॉल्ट के कॉजेज़ तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। वो लड्डू वाला सिस्टम नहीं यहाँ चलेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं यहाँ पे एक अपना टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक कुछ चीज़ें यहाँ पे सामने रखना चाहूँगा। विद इन द स्पेन ऑफ आई एम श्योर एज फार एज माई विस्टा इज़ कंसर्न और माई इंसाइट इज़ कंसर्न, जहाँ तक हमें प्रेजेंट अभी करंटली जो सिनारियो चल रहा है जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, तो अभी जम्मू कश्मीर में जितने भी मतलब मैक्सिमम हम देखते हैं कि those parents or guardians who are interested as far as the future of their kids or children's concerned है, वो उनकी फ्यूचर को अगर वो बनाना चाहते हैं या संवारना चाहते हैं, तो उसके लिए वो उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में डालने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ अगर बात रखूँ जो है प्रेजेंट अगर सिनारियो अभी देखें, तो हर एक घर में कहीं ना कहीं एक सिविल एस्पिरेंट तो है ही है, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें। और विद इन द स्पेन ऑफ 8 to 10 ईयर्स, मैं शायद थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ या कम बोल रहा हूँ, मगर हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें इन कंपैरिजन विद द अदर एडजॉइनिंग स्टेट्स, तो वो काफ़ी आगे हैं। और हमारा जो थोड़ा है डेवलपमेंट का जो पेस रहता है, जो भी हमारा एक्सपोजर रहता है चीज़ों के लिए, वो काफ़ी लेट होता है। उस हिसाब से विद इन द स्पेन ऑफ 9 to 10 ईयर्स, दिस इज़ माई प्रेडिकेशन ऑन द बेस, और वी कैन से फ्रॉम प्रेजेंट सिनारियो। मैं अगर देखूं कि उस वक्त जो है हमारे ऐसे एरियाज जो जहां आज जो है सिविल एस्पिरेंट्स है हर एक घर में, मतलब एन एन एवरेज में देखूं तो हर एक घर में है। एवरेज की अगर मैं बात करूं तो है ही, हर एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या केएस की तैयारी कर रहा है। तो आने वाले 8 से 10 सालों में जम्मू कश्मीर से हर एक जो है आपको एक सिविल सर्वेंट मिलेगा, हर एक घर में एक सिविल सर्वेंट मिलेगा। देर विल बी अ रेवोल्यूशन, श्योरली एंड श्योरली देर विल बी अ रेवोल्यूशन। और उस वक्त पे जो ये लड्डू देने वाला सिस्टम जो यूट्यूब पे कंटेंट्स के थ्रू किया जा रहा है, वो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब बच्चे भी आहिस्ता से आहिस्ता इस चीज़ को समझ चुके हैं कि जब तक आपके पास एक डिटेल नॉलेज नहीं होगा किसी टॉपिक का, आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो है, एक रेप्यूटेड एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ कि किसी की भी एग्ज़ाम को अगर बैठना है, आपको क्वालिफ़ाई करना है, ऐसे कैसे हो सकता है 2 महीने में पढ़ के आप उसको क्वालिफ़ाई कर देंगे? जो 2 महीने में पढ़ के एक्चुअल में 2 महीने में पढ़ के क्वालिफ़ाई करते हैं, वो उनका पहले से ही उसके ऊपर बेस होता है। 1 साल की 6 महीने की 12 मंथ्स की उनकी तैयारी पहले से ही होती है, तो वो रिवीजन करते हैं 2-3 महीने का। उनका फर्म पहले से बेस बना होता है। अब जिसने ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा, तो 2 महीने में तो वो नहीं कर सकता, एज़ फ़ार एज़ सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम्स आर कंसर्न्ड। सो ये मैं वही कह रहा हूँ कि आज के टाइम में वही हो रहा है कि बच्चे अब आहिस्ता से आहिस्ता अवेयर हो रहे हैं कि जितने बच्चे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके जो है अपने जो है कंटेंट वहाँ से लेते हैं, तो उनको कुछ देर के बाद पता चलता है कि भाई इससे काम नहीं बना हमारा, क्योंकि अगर 200 बच्चा वहाँ अगर वहाँ उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे पढ़ता है, या जो भी सोर्स है चाहे ऑनलाइन है ऑफलाइन है, तो 200 का 200 तो वो सिविल एस्पिरेंट या 1000 एस्पिरेंट अगर तैयारी कर रहा है, तो एक साल में तो वो तो सारा निकलता नहीं है। तो जो निकलने वाले होते हैं उनसे आप एक बार प्लीज़ कंसल्ट करें कि भाई कैसे आप निकले थे, क्या आपने वन नाइट फाइट की थी एग्जाम के लिए, क्या आपने 1 महीने में तैयार किया था, क्या आपने 20 मिनट में वो वीडियोस यूट्यूब पे देखी थी, क्या आपने रिवॉल्ट 57 का सिर्फ आपने जल्दी जल्दी डेट्स को लेकर आप चल पड़े और एग्जाम क्वालिफाई कर दिया? नहीं।
एवरी क्वालिफायर हैज हिज ओन स्टोरी। उसकी कोई ना कोई उनकी खुद की कोई ना कोई स्टोरी होती है, और वो स्टोरी जो है एक लंबा प्रोसेस, एक लंबी जर्नी होती है उनकी। सो इसीलिए मैं अभी भी बच्चों को कहता हूँ, उनके पास बहुत टाइम है, इस चीज़ को समझें। आप कंटेंट कहीं से भी ले सकते हैं, आप बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट को जो अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट होगा ऑफलाइन के लिए, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर ऑनलाइन पे आपको कंटेंट अगर मिलता है तो आप जा सकते हैं वहाँ पे भी। मगर मैं वही कह रहा हूँ कि ये लड्डू वाले जो कंटेंट्स आपको मिल रहे हैं, डोंट कम अंडर दोज डिसेप्शंस। उन डिसेप्शंस में उनके उस इल्यूजन में ना पड़े, अपना टाइम आप वेस्ट ना करें। इस तरह से आप लोग जो है एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं एक बार, दो बार, तीन बार, मगर हर एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है। सो इसीलिए जो है, क्योंकि मुझे बहुत सारों ने कहा नहीं सर आप ना वीडियो शॉर्ट कीजिए, वीडियो शॉर्ट कीजिए, ये कीजिए, वी कीजिए। बिल्कुल, आप बहुत टाइम ले रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात नहीं करूँगा, बहुत सारे और लोगों ने भी ये सुझाव दिया। मगर मैंने पहले से ही ये रखा है कि आई एम वेरी वेल अवेयर अबाउट माई वे ऑफ टीचिंग। 12-13 साल मैंने पढ़ाया हुआ है, कोई 6-7 महीने पढ़ के कोई मैं यूट्यूब पे आके आपको मैं लेक्चर नहीं देने लग गया। मेरा पहले से ही इसके ऊपर एक फर्म एक्सपीरियंस है टीचिंग को लेकर। तो हाँ, ये है कि ऑनलाइन में मैं पहली बार आया हूँ, मगर टीचिंग का मेथड मेरा जो है ऑफलाइन के लिए मैं 12-13 साल अपने दे चुका हूँ उसमें। सो मेरा तरीका यही है, मैं डिटेल में ही पढ़ाऊँगा। और जो बच्चा चाहे छोटे लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको भी ये हेल्प करेगा। मैं इसमें ऐसी भी वीडियोस लाऊंगा जिसमें आपको पर्टिकुलर मैं एमसीक्यूज के ऊपर ही वीडियोस 40-40 मिनट्स, 50-50 मिनट्स की आपको मैं दूंगा। और उसके बाद कुछ ऐसी भी वीडियोस इस रिवॉल्ट 57 में होंगी जो पर्टिकुलर लोकेशंस के ऊपर, पर्टिकुलर लीडर्स के ऊपर, कहाँ पे क्या हुआ, किस डेट को कौन सा हुआ, कौन सा अर्ली रिवॉल्ट जो इसमें है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कौन से लीडर किस कंसर्न एरिया से थे, किस किस एरिया में अफेक्ट हुआ रिवॉल्ट 57 का, किस कौन से एरिया अनअफेक्टेड रहे। तो वही मैंने कहा, वट यू हैव, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको जो कंटेंट दूं वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि आज दिया, क्योंकि जो लड्डू दे रहे हैं ये आपको यूट्यूब पे, वो आने वाले टाइम में जब एक रेवोल्यूशन आएगा, जम्मू कश्मीर से हर एक घर से एक सिविल एस्पिरेंट निकलेगा, तो उस वक्त तो उनको वो उस वक्त वो लोग कहाँ जाएंगे जो 20 मिनट 30 मिनट की वीडियोस बना के आपको, जस्ट दे आर ट्राइंग टू डीप डूप यू, जस्ट दे आर ट्राइंग टू डिसीव यू। सो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो आपको इस तरीके से ड्यूप कर रहे हैं, डिसीव कर रहे हैं, तो उनके इन्फ्लुएंस में ना आए। क्योंकि बच्चे ही जो है एक सही कुछ हद तक मैं अगर देखूं, एक सही जज होते हैं कि उनको किस टीचर का जो है समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, बस ये है कि हर एक टीचर की कोशिश होनी चाहिए कि अपने सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करे, वो लड्डू वाला सिस्टम ना बने। सो अब हम थोड़ा अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि पहले आप इसको उतार दें और उसके बाद हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखिए हमने यहाँ पे अभी तक जो पढ़ा, इकोनॉमिक कॉजेज़ पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर एक और वीडियो बनेगा हमारा। और उसके बाद फिर हम सोशल और रिलीजियस कॉजेज़ पे आएंगे। फिर उसके ऊपर देखते हैं कितनी वीडियोस बनती हैं। और उसके बाद फिर फर्दर देखिए, मैं चाहूँ तो 20 मिनट में भी आपको ये कॉजेज़ ख़त्म करके 40 मिनट्स में रिवॉल्ट 57 में आपको ख़त्म करवा सकता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में। मगर उससे क्या होगा? अ, वो कहीं न कहीं that will not be suffice for for especially for civil servant, जो हम बात करें सिविल एस्पिरेंट, जो हम बात करें स्टूडेंट्स के लिए, जो उसके लिए जो है पब्लिक सर्विस में जाना चाहते हैं, अपना वो है अपना बेस्ट देना चाहते हैं, तो आपको पता है कि जो एग्ज़ाम का लेवल और स्टैंडर्ड है वो कुछ और ही है। तो इवन कि अब जो अगर प्रीलिम्स में भी अगर बच्चों को ये चीज़ रहता है कि नहीं सर वहाँ तो प्रीलिम्स होगा, तो प्रीलिम्स मीन्स हमें सिर्फ एक ही होगा। जैसे एसएसबी की बात करें, जेके एसएसबी की बात करें, तो उनको लगता है बस वाई वाई शवाई कुछ नहीं है, हमें डिस्क्रिप्टिव भी नहीं देना है, वहाँ पे एमसीक्यूज लिखने हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा बच्चों को कि वहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि एग्जामिनर आपका नॉलेज चेक करेगा। दे विल नेवर आस्क यू अबाउट द डेट्स, दे विल नेवर आस्क यू कि भाई बताइए कि रानी लक्ष्मी भाई रिवॉल्ट 57 में थी, तांते टोपे रिवॉल्ट 57 में थे, कौन से थे? तो इतना इजी तो नहीं बताएंगे, वो आपकी नॉलेज को चेक करेंगे। आप ले लीजिए कि एक टॉपिक हमारा है जो यूपीएससी में आता ही आता है हमेशा, वो है हमारा इंडियन पॉलिटी का प्रेम्बल। प्रेम्बल के ऊपर मुझे बताइए है कितना सारा है, छोटा सा है। उसके ऊपर ही जो
लोग इतनी बार यूपीएससी के एग्जाम में बैठे होंगे या जेके पीएससी के एग्जाम में केस में बैठे होंगे, प्रेम्बल के ऊपर ही इतना घुमा के क्वेश्चन आता है, इतना उल्टा सीधे तरीके से उसको आई मीन टू से कि इतना कॉम्प्लिकेटेड करके उसको डालने की कोशिश करता है एग्जामिनर, कि हम भी हैरान हो जाते हैं कि भाई हमने भी इतने टाइम से तैयारी की है और प्रियम्बल को डिटेल में पढ़ा है, फिर भी हाथ खड़े हो जाते हैं। सो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो नॉलेज चेक करता है आपकी वहाँ पे, कि बच्चों को लगता है नहीं बस प्रियम्बल का पढ़ लिया, इधर हो गया, ये हो गया, किसने लाया, ये वो लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ ली, रूट मेमोराइज कर दिया, हो गया। बट जहाँ पे पेपर आता है उसमें क्वालिफाई कुछ ही पर्सन करते हैं, बाकी वो बैठ जाते हैं जो लड्डू खाने वाले होते हैं। सो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है कि भाई आप तीन तीन अटेम्प्ट दे रहे हैं, 4 अटेम्प्ट दे रहे हैं इतने टाइम से, और उसके बाद भी इतना डिटेल में पढ़ रहे, फिर भी आप जो है वहां पे कभी कभी आके रुक जाते हैं कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ दिया एग्जामिनर ने हमें सिंपल सा प्रेम्बल के ऊपर। सो इससे अंदाजा लगाइए क्या लेवल रहेगा और एग्जामिनर क्या चाहता है, आपका नॉलेज देखना चाहता है वो है। सो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है यार, आप 20 मिनट में पढ़ के 20-30 वीडियोस को देखकर आप कोई एक रेप्यूटेड एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे? ऐसे पॉसिबल है? आप कोशिश इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि ये लड्डू वाले सिस्टम में ना आए, आप अप्रोप्रिएट कंटेंट को जो है देखने की कोशिश करें। मुझे कभी कभी इस चीज की भी बहुत ज्यादा हैरानी होती है और अफसोस भी होता है कि बच्चे किस तरह से यूट्यूब पे 30-30 मिनट्स की जो है जिसमें वो पूरा टॉपिक ही क्लियर कर देता है टीचर, वो बिल्कुल बड़े फास्ट मोड में उसको पढ़ते हैं। मुझे समझ नहीं आती कैसे ऐसे, क्या इतनी जल्दी क्या है पढ़ने की, और जब पेपर आता है तो वहां पे कोई क्वालिफाई नहीं हो पाता है। रीजन यहाँ पे यही है ना कि आपके पास पेशेंस नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि आप टाइम भी नहीं देना चाहते। जब पेशेंस नहीं है, टाइम नहीं देना चाहते, तो आप तो कभी कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ना, आप उनके साथ कंसल्ट कीजिए जो टॉपर्स हैं, उनको उनका यहाँ बेस पहले से रहा होगा। उन्होंने वो भी बताएंगे आपको, वो भी पूरा नहीं बताते हैं, वो भी यही बताएंगे 2 महीने में जी पढ़ा मैंने। बट 2 महीने में नहीं पढ़ा होता, उसका बेस पहले से एक स्ट्रांग होता है। बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट, और हियर आई एम कंसर्न्ड विद दोज एवरेज स्टूडेंट्स। तो उनको तो 6 महीने 7 महीने या उतना टाइम तो उनको लगेगा ही लगेगा। ओके, सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिले, लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है, हम सबसे पहले महालवारी, क्योंकि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, हमने इससे पहले पढ़ा था परमानेंट सेटलमेंट। हमने कॉजेस पढ़ने हैं यहाँ पे, हमने इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपने ध्यान में रखना है कि ये कुछ ऐसे तरीके थे, ऐसे कुछ वेज थे जिससे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने टोटली जो है आप कह सकते हो यहाँ पे जो है एक किस्म का ये एक जिसको हम कहेंगे स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, और वी कैन सी एक्सप्लॉइटेशन और एट्रोसिटीज दैट वाज डन, जिनके ऊपर होती थी पीजेंट्स और फार्मर्स के ऊपर जो एट्रोसिटीज होती थी। महलवारी सिस्टम में आपने याद रखना है, एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था कि इस पर्सन ने एक्चुअली इससे पहले 1819 के टाइम में एक ड्राफ्ट किया था जिसको मिनट्स मिनट्स ऑफ 1819 कहते हैं। ठीक है, तो आपके फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये मुझे लगता है ठीक है, आपको ये लिखना चाहिए एग्जाम के लिए। अ, तो उसके बाद 1822 में क्या हुआ कि वही जो उसने एक्चुअली उसने रिकमेंडेशंस दी थी, उसने कुछ चीजें रिकमेंड की थी। और वो क्या चीजें रिकमेंड की थी, वो चीजें ये रिकमेंड की थी कि ये चेंजेस होनी चाहिए एज फार एज द महालवारी सिस्टम और द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ महालवारी इज कंसर्न। तो उसने कुछ रिकमेंडेशन सजेशंस दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो ब्रिटिश जो रूल कर रही थी इंडिया में। तो उसी के जो वो मोस्टली जो मिनट्स, उसको कहा जाता मिनट्स ऑफ 1819, हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उसके बाद इन्होंने महलवारी सिस्टम को बनाया। अकॉर्डिंग टू महलवारी सिस्टम आपने एरियाज को याद रखना है, किन किन एरियाज में था। यहाँ पे क्या होता था कि हमने पढ़ा परमानेंट सेटलमेंट जो है फेल हो गया, महलवारी सिस्टम भी फेल हो गया, रॉयटवारी सिस्टम भी फेल हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि अगर ये 3 सिस्टम्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, फेल हो गए, क्यों फेल हो गए? और ये सिस्टम क्या उन्होंने रिफॉर्म के लिए किए थे? नहीं, कोई रिफॉर्म के लिए नहीं किए थे। मैंने आपको बताया था कि आपको जब सबसे पहले ये चीज समझ आ जाएगी कि इंडिया वाज एक्चुअली अ कॉलोनी, जब आपको ये कॉलोनी वाला कंसेप्ट समझ आ जाएगा ना कि कॉलोनी एक्चुअली क्या होता है, फिर आपको पूरी तरह से डिटेल में चीजें समझ आ जाएंगी। देखिए, कॉलोनी जो बनाई जाती है एज फार एज द कॉलोनियलिज्म इज कंसर्न, जैसे मैं पहले कह चुका हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। तो अब अगर हम उसको देखें कॉलोनियलिज्म को, तो कॉलोनियलिज्म में एक ही चीज होती है कि जहां पे जो नेटिव्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। आपने इसमें मैंने शायद थोड़ा बहुत पढ़ाया भी होगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ। इंडिया का जितना भी इकोनॉमी, जितना भी रिसोर्स था, वो यहाँ जो इंपेरियलिस्टिक कंट्री जो थी, इंपेरियलिस्टिक कंट्री हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे, सो उन्होंने यहाँ से सारा का सारा क्या किया, ड्रेन किया
पूरा का पूरा यहाँ से ले लिया। सो यहाँ पे कोई वो सिविलाइजेशन को इवॉल्व करने या हम लोगों को किसी और जो है एक डेवलपमेंट के फेज पे ले जाना चाहते थे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उनका एक ही मकसद था, एक्सप्लॉइट करना। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि ये जो इंपेरियलिस्टिक कंट्रीज थी, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे श्योरली उसमें मैं इस चीज को टच करूंगा, डिफरेंस बिटवीन इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। इंपेरियलिस्टिक कंट्रीज जितनी भी थी, लाइक जर्मनी, फ्रांस, उसके बाद हम ब्रिटेन तो था ही, उसके बाद हम बात करें रशिया, ऑस्ट्रिया, तो ये जितनी भी मोस्टली कंट्रीज थी, इटली आप ले लो, तो ये जो मोस्टली जापान ले लो, तो इन कंट्रीज का क्या ऑब्जेक्टिव था, कॉलोनीज क्यों बनाते थे ये, अब तो वो एक अलग से टॉपिक है। सो कॉलोनीज जब हम पढ़ते हैं या हम पढ़ते हैं कि एक एरिया में कोई किंग है और उसके सब्जेक्ट्स है, तो उनको थोड़ा बहुत फ्रीडम देता है, रिफॉर्म करने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट था, यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे ये था कि ये रूल करते थे, कॉलोनी इसलिए बनाते थे ताकि उनको एक्सप्लॉइट कर सके, रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर सके उनके उस कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री के। तो ये सिस्टम्स इन्होंने इसलिए इंट्रोड्यूस किए थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, और बाद में किसी को लॉस होता है तो होने दें। आने वाले वीडियो में हम इसमें फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि भाई सबसे बड़ा नेग्लिजेंस जो आप पूरा शो करता है कि वो यहाँ पे कोई रिफॉर्म के लिए नहीं आए थे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे श्योरली। तो यहाँ पे ये क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट जब फेल हो गया तो इन्होंने ये वाली चीज इंट्रोड्यूस की। इसके अकॉर्डिंग महल का मतलब मोस्टली विलेज आ गया, या अगर एक विलेज छोटा है तो 2 विलेज 3 विलेज बन के एक यूनिट जो उसको बनाया जाता था। और वहां पे क्या है, उस पर्टिकुलर पूरे विलेज का एक जो है डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि इसकी असेसमेंट होती थी, असेसमेंट जो थी हम कहें इनएक्यूरेसी या अप्रोप्रिएट असेसमेंट नहीं हो पाती थी सालाना, और जिसकी वजह से ये 3 के 3 जो है फेल्ड हो गए सिस्टम। और फेल्ड हुए मगर उससे पहले उन्होंने काफी वेल्थ ड्रेन कर लिया था। पीजेंट्स की एक्सप्लॉइटेशन बहुत हद तक हो चुकी थी। फार्मर्स को, सॉरी, लैंडलॉर्ड्स को उन्होंने वो एक किस्म का झांसा दिया कि आप इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया, बट ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, मैं बार बार इस बात पे आता हूं कि चाहे महलवारी सिस्टम हो या रॉयटवारी सिस्टम हो, इस वाले सिस्टम में अगर हम देखें तो हेडमैन होता था, लंबरदार, वो मोस्टली क्या करता था, यहाँ पे इसको हम जरा, ये थोड़ा मिट गया है, इसको लिख देते हैं। डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। देखिए अब मोस्टली क्या होता था, ये है हाउस अ डिस्ट्रिक्ट वन, और या मतलब हम बात करें किसकी, हम बात करें महल की, का मतलब क्या आता है, तो यहाँ हाउस घर आ गया, ठीक है। जो इसका जो टर्म है, ये टर्म जो है महल का, उसी से निकला महलवारी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये आ गया कि जहाँ पे 2 गांव हो या डिस्ट्रिक्ट हो, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो हेडमैन मोस्टली होते थे उनसे जो है उससे लिया जाता था, टैक्स कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। अब देखिए ये चीज समझ आती है। अब ये फेल्ड हुआ, फेल्ड के रीजंस बताता हूं मैं अभी। यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये इस राइट का मतलब फार्मर आ गया कि फार्मर की यहाँ पे कोई इंटरमीडिएटरी नहीं रहेगा। डायरेक्ट फार्मर जो है, फार्मर को एज अनलाइकली दैट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, जहां पे सारे के सारे जो राइट्स थे वो किसको थे, लैंडलॉर्ड्स को दिए थे, किसमें, परमानेंट सेटलमेंट में। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट फार्मर को दे दिए, वो ट्रांसफर भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये भी फेल्ड हो गया, ये भी फेल्ड हो गया, परमानेंट सेटलमेंट फेल्ड हो गया। अब हम पढ़ते हैं एक्चुअली ये फेल क्यों हुए। आई होप कि ये आपने उतार दिए होंगे, ठीक है। तो वो अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। आप इसको थोड़े और अच्छे से नोट कर दीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करें। ये आई होप कि फिर से अच्छे से नोट कर दिया होगा। देखिए आप, चाहे ये सिस्टम रहा हो या ये सिस्टम रहा हो या परमानेंट सेटलमेंट रहा हो, तीनों सिस्टम्स में मोस्टली क्या था कि बहुत ज्यादा बर्डन था टैक्सेस का, और सफर कौन करता था, कौन सा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, फार्मर करता था। और दूसरा यहाँ पे है, जो असेसमेंट होती थी लैंड की, वो एक सही तरीके से नहीं होती थी। क्योंकि एक चीज को आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि अगर हम जमींदार की बात करें तो जमींदार को वो एनकरेज करते थे परमानेंट में कि आप इन्वेस्ट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो वहां फिक्स कर दिया उन्होंने टैक्स कि भाई इतना टैक्स देना ही देना है, उसके बाद अगर इससे ज्यादा आप कलेक्ट करते हैं या आपको बेनिफिट हो रहा है, प्रोड्यूस जो निकल रहा है वो ज्यादा है, तो वो आप रख सकते हैं। उसमें पीजेंट और जो है जमींदार के बीच में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आएगी। ओके, लगता तो सुनने में बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकली जब चीजें होती तब पता चलता है कि ड्रॉबैक्स क्या है। इसमें था कि भाई ठीक है, उसको डिस्प्लेस कर दिया, किसको, किसको डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया गया इसको क्या कहते हैं, ये लैंडलॉर्ड को। अब लैंडलॉर्ड को डिस्प्लेस कर दिया,
उनकी जो कस्टमरी जो उनकी या ट्रेडिशनल जो उनकी अथॉरिटी थी, उसको कहीं ना कहीं उनका असली मकसद ही था कि उसको अंडरमाइन करना, उसको खोखला कर देना, खत्म कर देना। वो भी कर दिया। और फिर लोगों किसानों हेडमैन को कहा कि भाई आप कलेक्ट कीजिए। यहां पे भी प्रॉपर तरीके से असेसमेंट नहीं होती थी, यहां पे भी बात नहीं बनी। अब देखिए, इन तीनों में एक ही जो है वो जो है हम कहें कॉज था, वो ये था कि यहाँ तो एक कॉमन की सी बात है कि उस टाइम में इंटेंसिव फार्मिंग तो पॉसिबल ही नहीं थी। और मोस्टली उस टाइम में अगर हम बात करें इंडियन लैंड्स की, फार्मर्स की, आज भी बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां पे सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है, जहां पे मॉनसून के ऊपर डिपेंड रहता है किसान, इरिगेशन के थ्रू कोई चीजें नहीं करता वो, जहां पे सब्सटेंसिव फार्मिंग में वो सेल्फ कंजप्शन करता है, काउ डंग का इस्तेमाल करता है, और लैंड उसके पास जो होगी वो बहुत स्मॉल होल्डिंग होगी, और दूसरा वो फर्टिलिटी में भी वैरी करेगी। फिर मुझे बताइए कि यहाँ पे सोचने वाली बात है, कैसे ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि आप इन्वेस्ट करें लैंड में और लैंड में ज्यादा प्रोड्यूस होगा? तो इस क्यों? क्योंकि हमें ये भी पता है, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि लैंड के ऊपर आपको एक चीज लेके चलनी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जैसे जैसे आप कॉन्टिन्यूसली आप प्रोड्यूस करते जाएंगे कैश कमर्शियल क्रॉप्स को, कैश क्रॉप्स को, तो वो जो मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो लॉ है उसके ऊपर अप्लाई होगा। और ऐसा टाइम आएगा जब लैंड जो है वो जीरो आपको प्रोड्यूस करके देगी, बैरन हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो ये चीज फिर ऑब्वियस है कि ये सिर्फ टैक्स को कलेक्ट करने करना चाहते थे। उससे क्या हुआ कि किसान बेचारा कहाँ जाए, कि जिसकी जमीन जो है वो बहुत छोटी है और प्रोड्यूस भी कम करती है, और ऊपर से टैक्सेस बहुत ज्यादा थे, 89, 90, 80 के आसपास, कहीं ना कहीं बीच में कम करने की कोशिश की मगर बहुत ज्यादा थे उस किसान के लिए जो बहुत कम प्रोड्यूस कर पाती है उसकी लैंड। तो यहाँ पे फिर सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि फिर कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक रेगुलर जो है वो टैक्स पे करेगा, कहीं ना कहीं किसान तो वो उसको तो, क्योंकि टैक्सेस वर कंपल्शन, तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं टैक्स पे करने के लिए या बाकी चीजें करने के लिए सिर्फ टैक्स ही पे करना पड़ता था किसान को। क्या क्या हमने कभी इस चीज के ऊपर ध्यान दिया है कि उसका खुद का भी एक लाइवलीहुड था, उसके खुद के भी कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस थे, लाइक मैरिजेस जो या कस्टम्स या रिलीजन जो उस टाइम में एग्जिस्ट, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जो रिलीजियस सेरेमनीज उनकी होती थी उसके लिए भी एक्सपेंस चाहिए, मैरिजेस होती थी उसके लिए भी एक्सपेंस चाहिए। तो टैक्सेस ही थोड़ी देगा वो किसान जो वो खेती बाड़ी करता है, जो उसका जो लाइवलीहुड है सारा का सारा। तो इसका मतलब है और भी एक्सपेंसेस होंगे, वो कैसे मैनेज करेगा? इसका मतलब है कि ये बर्डन जो टैक्स का था, एक फैक्टर को दूसरे तीसरे चौथे फैक्टर को क्रिएट करता है। और इन शॉर्ट हम अगर देखें तो बहुत ज्यादा असर पड़ता है किसके ऊपर, फार्मर के ऊपर। वो होते होते कहां पहुंचेगा, वो होते होते गरीबी की लाइन पे आके रुकता है। जमींदार तो उनका तो उन्होंने सफाया कर दिया कुछ हद तक, उनकी जो ट्रेडिशनल कस्टमरी अथॉरिटी थी वो खत्म कर दी उनकी। और जब असेसमेंट होती थी लैंड की, वो भी अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ अ लैंड नहीं होती थी, कि कौन सी जो सॉइल है वो, या कौन सी लैंड कितना उपजाऊ है, कितनी फर्टाइल है, उस हिसाब से नहीं। जिसकी वजह से कभी कभी स्मॉल होल्डिंग लैंड जो बहुत कम फर्टाइल होती थी उसके ऊपर भी टैक्स बहुत ज़्यादा पड़ता था। तो कैसे पॉसिबल होगा? तो वो तो कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए कर्जे में जाएगा, और अगर कर्जे में जाएगा तो फिर एक और सेक्शन वहां पे आता है, जो उनको लोन मनी लेंडर्स जो होते थे वो भी इनको एक्सप्लॉइट करेंगे। सो कहने का मतलब इन शॉर्ट है, यहां पे आपने ध्यान पे रखना है कि इनका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि एक्सप्लॉइट करना। देखिए आपने एक चीज देखी होगी, जो पैरासाइट जो होता है ना, पैरासाइट, उसका पर्पस क्या होता है? जब आपको उसका पर्पस समझ आ जाएगा ना, सेम यहाँ पे इसी ने कंपनी ने भी वही किया। कॉलोनी का आपको समझना है कि कॉलोनी था तो ड्रेन ऑफ वेल्थ यहाँ से करना था, एक्सप्लॉइट करना था, चाहते थे वो यहाँ से हमारे लैंड्स को। और उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा? हमारे फार्मर्स के ऊपर। उसके इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा? हमारे लोगों के ऊपर, क्योंकि जब वो एक्सप्लॉइट करेंगे तो उसका असर पड़ेगा सोसाइटी के ऊपर। और वही फिर अलग अलग फैक्टर्स इकट्ठा होके एक रिवॉल्ट की शेप ले लेते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। अब देखिए, यहाँ पे तो ये चीजें समझ आ गई, because here we are talking about the economic causes of revolt 1857, so we don't have to discuss in detail these three economic systems or reform systems, महलवारी एंड रॉयटवारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट। ओके, ये चीज आ गया कि इससे बहुत बुरी हालत होगी फार्मर की। फार्मर की जब बहुत बुरी हालत होगी, हम आगे पढ़ेंगे उससे क्या हुआ। ओके, अब देखिए, यहां पे हम आते हैं सबसे जो मजेदार वाला टॉपिक है हमारा, मतलब कॉज वाला जो फैक्टर है,
यहां पे क्या हुआ कि इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, उनको भी उन्होंने खत्म कर दिया, फार्मर्स को इफेक्ट कर दिया। और उसके बाद यहां पे इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कॉटन जो है, क्योंकि देखिए जब आप अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगर पढ़ा होगा किसी बच्चों ने, या पढ़ना चाहेंगे या पढ़ेंगे कभी, उसमें भी ब्रिटिश एम्पायर के अंडर 13 कॉलोनीज थी नॉर्थ अमेरिका की। तो उसमें भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे रूल्स बनाए थे, लाइक स्टैम एक्ट था, या बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि छोटी छोटी आर्टिकल्स के ऊपर वो क्या करते थे, टैक्सेस लगाते थे। और उसके बाद बाहर बाहर से, अगर बाहर अदर एरिया से कोई उन 13 कॉलोनीज में अगर कोई चीजें आती थी, उसके ऊपर हैवी टैरिफ्स और चार्जेस लगते थे। और 13 कॉलोनीज को खुद की इकोनॉमी ग्रो नहीं करनी थी उन्होंने। और जो टैक्सेस वो लगाते थे, वो टैक्सेस से जो रेवेन्यू जनरेट होता था, वो किसके लिए लगाते थे, किसके ऊपर खर्चा होता था, वो ब्रिटिश एम्पायर खुद के लिए करता था, न कि उन 13 कॉलोनीज के लिए। और that was the main and biggest reason that led to the emergence of emergence of American War of Independence. तो हम श्योरली जब स्टार्ट करेंगे सीरीज वर्ल्ड हिस्ट्री, उसमें मैं पढ़ाऊंगा। तो कहने का मतलब है, ब्रिटिशर्स कहीं पे भी गए हों, किसी भी कॉलोनी में, फर्क इतना था कि अमेरिका में वहां पे ये चीज थी कि वहां पे लोकल अथॉरिटीज जो थी, या लोकल लॉज जो थे, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, वो वहां के लोकल जो है 13 कॉलोनीज वो चला रहे थे। हमारे इंडिया में, अनलाइकली दैट ऑफ इंडिया में, ऐसा नहीं था। सो आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि उनका सिस्टम हर जगह एक जैसा ही था ब्रिटिशर्स का। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हुआ कि यहां पे अ, आप, आई होप कि आप लोगों ने ये वाला उतार दिया होगा, क्योंकि मैं अब इसको मिटाऊंगा और ये वाला मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। ठीक है, ओके। देखिए यहां पे एक चीज आपने समझनी है बड़े ध्यान से। यहां पे देखिए, यहां पे कॉटन को देखिए, अगर हम, तो कॉटन जो टेक्सटाइल था, मैं अगर बात करूं सबसे पहले कि अगर ये इंडिया है और अगर ये यूके है, तो यहां पे किस तरह से डिक्लाइन हुआ, देखिए 30 से 15 से 3% पहुंचा। कैसे पहुंचा, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो पहले जो यहाँ पे टेक्सटाइल जो यहाँ जाता था, यूके में या यूरोप में जाता था, तो आहिस्ता से आहिस्ता इतनी ज्यादा टैरिफ्स और ड्यूटीज लगा दी कि यहाँ, और भी इंटरनल ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर दिए कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया कि आगे उसको फर्दर जो है यूरोप में, क्योंकि वो compete कर रहा था, यहाँ से जो टेक्सटाइल जाता था वो compete करता था। और आपको पता होगा कि ये कोई भी कंपटीटर नहीं चाहते थे, फिर ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब देखिए इसको अगर हम देखें, यहां पे ये कहता है कि जो ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया, देखिए अब ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया, ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया, अब यहां से अगर बाहर आएगा तो हम क्या कहते हैं उसको, एक्सपोर्ट होगा। और उसके बाद दूसरा कहता है कि ब्रिटिश इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, ब्रिटिश इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, कि ब्रिटिश इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया का मतलब यह आ गया कि यहां से, अब जब ये यहां से आएगा इंडिया में, तो यूके क्या करेगा, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, तो एक्सपोर्ट करेगा। और अगर यहां से यहां आएगा तो ये इंपोर्ट करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये कहता है कि जो ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया था, है? जो यहां से सामान, ठीक है, ये ले जाता था इंडिया में, उसको ऑब्वियस है सेलिंग के पर्पज के लिए, वो ज्यादा था, दैट वाज हायर। और हायर था तो इसका मतलब है प्रॉफिट कमाते थे वो बहुत ज्यादा, इन कंपैरिजन विद जो यहां से ये यहां ले जाते थे, यहां से जो यहां जाता था, ये आ गया यहां पे ज्यादा था। देन वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, जो ब्रिटिश इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया था, यहां से जो ब्रिटिश यहां से इंपोर्ट करते थे अपने यूके में, ब्रिटिश इंपोर्ट फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम इंडिया से यूके में, ठीक है, वो क्या था, वो था, दैट वाज एक्चुअली लेस। अब देखिए यहां पे ये वैल्यू की बात कर रहे हैं, आपको यहां पे थोड़ा सा इकोनॉमिक
पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब ये वैल्यू की बात कर रहा है, अब मैं समझाता हूं थोड़ा डिटेल में। देखिए यहां पे ये कह रहा है कि जब हम पढ़ते हैं बैलेंस इन ट्रेड पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये चीज समझ आती है कि आपका एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा होना चाहिए और इंपोर्ट कम होना चाहिए। अब ये क्या करते थे कि मोस्टली ये क्या करते थे यहां पे कि ट्रेड डेफिसिट को बचाने के लिए, अब पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि डेफिसिट क्या होता है, ये भी मैं समझाऊंगा। एक चीज को ध्यान में रखिए कि जैसे सपोज कीजिए स्टेट का कोई एक्सपेंडिचर है और उसके बाद उसका जो रेवेन्यू है उनके बीच में बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब ये आ गया कि सपोज कीजिए मेरे पास मैंने इतना एक्सपेंडिचर है मेरा और मेरे पास कितना अमाउंट है, मेरे पास सिर्फ 90 अमाउंट है। तो इसका मतलब यह है कि जो स्टेट के पास इनकम होती है, जो रेवेन्यू होता है, जब वो क्या होता है वो लेस होता है इन कंपैरिजन विद उसका जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा होता है, तभी हम कहते हैं उसकी इकोनॉमी जो है डेफिसिट है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया। यहां पे इसका सोल्यूशन यही था कि इसी को हम कहते हैं सरप्लस ट्रेड या बैलेंस ऑफ ट्रेड, और ये किसके ऑपोजिट में है या किसका सोल्यूशन है, ट्रेड डेफिसिट का। यहां पे इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा ओपियम वॉर हुई थी। ओपियम वॉर में चाइना और इसके बीच में जो है यूके के बीच में हुआ था। तो वहां पे क्या होता था कि मोस्टली चाइना से टी जाता था यूके में, और चाइना ने कुछ टाइम में बैन कर दिया, अलाउ नहीं किया। उसने कहा कि आप एक काम कीजिए कि गोल्ड में आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो यूके ने सोचा कि अगर गोल्ड में मैं ट्रेड करूंगा तो मेरी इकोनॉमी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। तो इसने सोचा मैं ऐसा क्या करूं, क्यों, क्योंकि इसने ये भी चीज देखनी थी। तो इसने कहा कि मुझे क्या करना है कि हमेशा ये फोकस करते थे सरप्लस ट्रेड और बैलेंस बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर, कि मैं ऐसा क्या एक्सपोर्ट करूं चाइना में कि जिससे मुझे ट्री का एक्सपेंस निकल आए। तो उसने वहां पे मोस्टली ओपियम, जो मैंने आप लोगों को शायद पढ़ाया होगा कि ओपियम जो है एक पॉपी प्लांट होता है, पॉपी एक प्लांट होता है, उससे एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है और इसके मेडिकल जो है पर्पजेज के लिए मोस्टली इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो भी इलीगली इसने स्मगल करना स्टार्ट कर दिया चाइना में, और वहां पे इतना ज्यादा उससे उसको रेवेन्यू आने लगा कि वो टी के लिए वो टी जो इंपोर्ट करता था चाइना से अपनी कंट्री में, वो बैलेंस हो जाता था। उसी को कहते हैं हम सोल्यूशन था, किसका सोल्यूशन था, ट्रेड डेफिसिट का। और उस वाले को सिस्टम को हम कहते हैं सरप्लस ट्रेड। सो यही अंदाजा लगा दीजिए कि इससे तो उसको फायदा होगा, एक्सपोर्ट उसका ज्यादा है, उसका वैल्यू ज्यादा है। तो इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया कि हमारे जो यहाँ पे लोकल टेक्सटाइल्स थी वो खत्म कर दी। तो इसी से आप अंदाजा लगा दीजिए कि एक सेक्शन फार्मर को उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, दूसरा सेक्शन जो जो हमारी इंडस्ट्रीज थी उनको पनपने नहीं दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। सो आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। अब इसका मतलब ये है कि जब ये सारी चीजें हुई तो कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे यहां पे कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी, जैसे मैंने अभी आपको बताया अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में, हम जब पढ़ते हैं तो ब्रिटिशर्स ने उनको अपनी इकोनॉमी जो है बनने ही नहीं दी। 13 कॉलोनीज जो नॉर्थ अमेरिका की थी उनकी इकोनॉमी को ग्रो करने ही नहीं दिया उन्होंने। वैसे यहां पे भी हुआ कि ये कुछ ऐसी जो थी हमारी, आप कह सकते हो इंडस्ट्रीज, जो ब्रिटिश की पॉलिसीज की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई, खोलने ही नहीं दी उन्होंने, डिसरप्ट कर दी पूरी तरह से, कोलैप्स कर दी उन्होंने। फार्मर्स को उन्होंने पहले सबसे पहले इफेक्ट किया अपनी तीन तीन पॉलिसीज के थ्रू, या और भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज थी उसकी वजह से, कि लास्ट में टैक्सेस का इतना ज्यादा बर्डन था कि वो रिफॉर्म के नाम पे एक्चुअली एक्सप्लॉइट कर रहे थे हमारी फार्मर्स को। रिफॉर्म के नाम पे कहीं ना कहीं डिग्रेड कर रहे थे जो लॉयल लैंडलॉर्ड्स थे, जो पीजेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत सोचते थे, मगर मैक्सिमम लैंडलॉर्ड्स को उन
फार्मर्स और पीजेंट्स की प्लाइट से कोई लेना देना नहीं था, उनकी कंडीशन बुरी थी जैसी भी थी, कोई लेना देना नहीं था। तो यहां पे ये चीज समझ आती है, इससे आपको गैस लग जाता है कि भाई उनका मेन मोटिव क्या था। परमानेंट महालवारी रोइटवाली से आपको भी समझ आ जाएगा कि भाई एनी हाउ जो भी हुआ रिफॉर्म तो था नहीं, रिफॉर्म होता तो इतने लार्ज स्केल में फार्मर्स की बुरी हालत नहीं होती, बल्कि अपलिफ्ट ही होता कुछ हद तक। तो ये इनसे आपको क्या नजर आता है, इनसे आपको क्या समझ आती है कि किस तरह से उन्होंने हमारे जो है कॉटन इंडस्ट्रीज को, किस तरह से हमारे उन्होंने कॉटन टेक्सटाइल को, हमारी इंडस्ट्रीज को, हमारे ट्रेड को, हमारे पीजेंट्स को, फार्मर्स को, एग्रीकल्चर को किस तरह से उन्होंने लार्ज स्केल में इफेक्ट किया। और मुझे बताइए, इससे तो ऑब्वियस है कि जो सेक्शन इफेक्ट हुआ वो तो उनके खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट करता है। ये आपने ध्यान में रखने हैं, ये लॉन्ग टर्म कॉजेज है। रिवॉल्ट 1857 कोई 2 दिन में अब बना नहीं है तो बस तीसरे दिन रिवॉल्ट हो गया, नहीं। आपको पढ़ना है डिटेल में, लॉन्ग टर्म कॉजेज कौन से हैं, वो शॉर्ट टर्म कॉजेज तो बाद में आएंगे, ये लॉन्ग टर्म कॉजेज है। उसके बाद ये चीजें आपने पढ़नी है। देन आता है कि जब ये सारी चीजें हुई कि बहुत बुरी हालत हो गई, और खेती बाड़ी में, एग्रीकल्चर में, मैंने वही कहा कि सब्सटेंसिव फार्मिंग थी, उसके ऊपर उन्होंने और अपने वो डेलिकेट क्रॉप्स उगाए। हमारी जमीनें जहां पे राइस बाकी चीजें उगती थी वो भी इफेक्ट हुआ, जमीनें भी इफेक्ट हुई, सप्लाई भी इफेक्ट हुई। उसके एग्रीकल्चर जो है जब ये चीजें बनी, स्टैग्नेट हुआ, गरीबी आई, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। नेक्स्ट वीडियोस में मैं इस चीज को कवर करूंगा, इस चीज को कवर करूंगा, ठीक है। तो इससे भूखमरी हुई, स्टार्वेशन हुआ, डिजीजेस हुई, इकोनॉमिक स्ट्रेस हुआ। तो ये चीजों से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनका एक्चुअल में कंक्लूजन हम निकाले तो क्या निकलता है। वो ये निकलता है कि भाई कुछ अपलिफ्ट नहीं हुआ और ज्यादा नीचे चले गए ये सेक्शन हमारी सोसाइटी का। ओके, तो इससे जो वो कर्जे में डूब गए, बिल्कुल उस वाले हम पोर्शन पे अभी ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि जब ये हालात हुई तो उनको तो सरवाइव करना ही करना है। मैंने कहा था फार्मर को सिर्फ टैक्स थोड़ी देना है, और भी एक्सपेंसेस उसको संभालने हैं। तो कर्जे में डूबेगा, वो कर्जा लेगा किसी ना किसी तरह से अपने परेशानी को दूर करने के लिए। तो कर्जा भी जो वो कर्जा लेता था वो भी उसकी ही एक क्या कॉज बनता था, वो भी उसके लिए एक परेशानी का सबब बनता था। और लैंडलेस लेबर या लैंडलेस जो लेबर आ गया, कि वो जिनके पास कभी जमीनें थी वो भी महरूम हो गए, जमीनें नहीं रही उनके पास, कॉन्फेस्टिकेटेड कर दी गई जमीनें, छीन ली गई उनसे जमीनें। कि अगर वो अनेबल हो जाते हैं, पर्टिकुलर पर्टिकुलर जो है कंसर्न्ड ब्रिटिशर्स फ्रेम्ड और ड्राफ्टेड और फैब्रिकेटेड सच फ्यूटाइल इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो अनेबल हो जाते हैं, जैसे हमने पढ़ा था किसमें, पॉलिटिकल कॉज में, कि भाई एक बहाना उन्होंने रखा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सब्सिडी लाइसेंस के थ्रू आप लैप्स कर जाते हैं, आपका एरिया एनेक्स कर लिया जाएगा। वैसे यहाँ पे भी आपकी जमीन कॉन्फेस्टिकेटेड कर ली जाएगी, कैप्चर कर ली जाएगी। सो एनी हाउ जो भी था, वो यहाँ पे एक्सप्लॉइट करने आए थे। सो जिनके पास जमीनें थी वो भी महरूम रह गए, जिनके पास थी नहीं तो उनकी आप सोच लीजिए उनकी कंडीशन क्या रही होगी फिर, लैंडलेस फार्मर्स। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा, और मैंने जो समझाया वो समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट थोड़ा बहुत इसके ऊपर आएंगे, ये क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि जो बच्चे इसको देख रहे हैं इकोनॉमिक कॉज को, वो इतने कैपेबल पोटेंशियल हो जाए कि लिख सकें एग्जाम में, चाहे यूपीएससी का हो, किसी का भी हो। ठीक है, सो मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।